पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की पवित्र भूमि गया जी में थे। मोक्ष की भूमि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ थे और तमाम मंत्रीगण, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी। तो देखिए, राजनीतिक बातें हुई, लेकिन बिहार की उम्मीदों को लेकर क्या बातें हुई, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। यह सच है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो बिहार के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। लेकिन क्या इन सौगातों की ही जरूरत भर है बिहार को, या इसके आगे बिहार को और भी कुछ चाहिए? देखिए, हम यह भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में 2005 से जब से हुए हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। बिजली, सड़क, पानी, जिसे हम लोग बीएसपी कहते हैं, बसपा कहते हैं, वह घर घर तक पहुंच गया। लेकिन इसके आगे क्या? जब कभी नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, आगे लोग विधानसभा चुनाव है, हम और आप राजनीतिक उम्मीदें भी रखते हैं और डेवलपमेंटल सवाल भी, डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस जो हैं बिहार की, उसके बारे में भी सोचते हैं। तो आज फिर से राजनैतिक सवाल का जवाब भी नहीं मिला और बिहार के विकास को लेकर वह रोड मैप नहीं दिखा जिसकी जरूरत है। देखिए, हम यह भी मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। यदि इस डबल इंजन में बिहार का विकास न हुआ तो फिर कब क्या होगा? यदि बिहार की सरकार बदल जाती है तो सिंगल इंजन की सरकार कही जाएगी, केंद्र में कोई और, बिहार में कोई और। तब तो मुश्किलें और भी खड़ी हो जाएंगी। नीतीश कुमार ईमानदारी से सोचते हैं, लेकिन दुनिया के बदलाव को शायद कम समझते हैं। यह मेरी शिकायत उनसे रही है। तो आज जिस राजनीतिक सवाल का जवाब हमने फिर तलाशा, फिर से जो ऊहापोह की स्थिति अमित शाह के बयान से खड़ी हुई थी कि मुख्यमंत्री का चयन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद होगा, नरेंद्र मोदी ने फिर कोई बात नहीं कही। और देखिए, आपने हजारों करोड़ के सौगात दिए, लेकिन अब जरूरत है अजीत जी, आप सड़कें बना दीजिए, आप पुल पुलिये बना दीजिए। हमने कल भी कहा था, आपने कल भी कहा था कि इसका फायदा इससे बिहार को कैसे मिलेगा, क्या इसके बारे में सोचा जा रहा है? 2015 से ही चुनाव इस बात पर हो रहा है कि बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई है और बिहार में कहीं से भी कहीं तक पहले 6 घंटे, अब 5 घंटे का सफर तय कर दिया गया है। वह लक्ष्य भी हासिल कर दिया गया। तो सड़कें बन जाएंगी, लेकिन सड़कें ठीक है बिहार से होकर गुजर रही हैं, गुजरना ही है। लाभ क्या बिहार को मिल रहा है? ऐसा नहीं है कि यदि केंद्र चाहे, यदि बिहार सरकार दबाव बनाए तो बिहार की स्थिति और परिस्थिति नहीं बदल सकती है। बिहार को जो आप सौगात दे रहे हैं वह स्वागत योग्य है, लेकिन हमारा मानना है अजीत जी, यदि आप बिहार को 5-10 बड़ी फैक्ट्रियां दे दें। मैं रोज इन सवालों से जूझता हूं, मैं कल रात में इस सवाल से जूझ रहा था, दिल्ली में ही हूं, कि देखिए, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जिसे टैलेंट कहते हैं, जिनके पास टैलेंट है बिहार के लड़कों में, जिन्होंने किसी तरीके से या 12वीं पास करके बिहार से बाहर निकल कर भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, वह कभी घर नहीं लौट रहे। क्यों लौटे? क्योंकि उनके टैलेंट का कोई इस्तेमाल नहीं है, उस टैलेंट के लिए कोई अवसर नहीं है, और जो मजदूर हैं उन्हें मजदूरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ा। आप 10-12 फैक्ट्रियों का ऐलान कीजिए न। और हमने देखा है अजीत जी, आपने देखा हिमाचल प्रदेश के बद्दी में और उत्तराखंड के रुद्रपुर में जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा हुई तो देश के उद्योगपतियों ने कैसे फैक्ट्रियां लगाई, सिक्किम में कैसे फैक्ट्रियां लगी। आज ही हमने देखा कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल
अच्छी बात है। अब बिहार के लोगों की जो परेशानी है, बिहार में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें भी संपदा सिंह अल्केम फर्मा वाले का योगदान 100 करोड़ रुपयों का। देखिए, संपदा सिंह, किंग महेंद्र, अनिल अग्रवाल क्यों नहीं आए बिहार में फैक्ट्रियां लगाने? अनिल अग्रवाल जाकर राजस्थान में फैक्ट्री लगाते हैं, जाकर साउथ के स्टेट में फैक्ट्री लगाते हैं, सेमीकंडक्टर की बात गुजरात में करते हैं। यदि आप बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे तो बिहार टैलेंटलेस तो हो ही गया है, बिल्कुल सूखा हो जाएगा। क्योंकि जिसने पढ़ा, जिसने लिखा, जिसने ज्ञान अर्जित किया, वह कभी बिहार नहीं जाएगा। बिहार ज्ञान का भूखा हो जाएगा। और जो मजदूरी करता है, वह बिहार की फैक्ट्रियों में अपना श्रम नहीं लगाएगा। कहाँ लगाएगा? वह जाकर गुजरात, पंजाब और राजस्थान में वहां के फैक्ट्री मालिकों को अधिक संपन्न करेगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, यह चुनाव का वक्त है। यदि इस वक्त यह बात नहीं उठी, और मुझे ताज्जुब होता है, हम सिर्फ एनडीए की ही बात क्यों करें, इंडिया ब्लॉक वाले भी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप दबाव बनाइए ना, आप दबाव बनाइए ना कि 5-10 फैक्ट्रियां। देखिए, जो मौजूदा बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, हम उनकी तारीफ भी करना चाहते हैं, वो अभी काम कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि गया जी में ही 1500 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात हो रही है। लेकिन हमने वह दिन भी देखा कि जब शाहनवाज हुसैन, भाजपा के मंत्री, जिन्होंने बिहार में फिर से उद्योग लग सकते हैं इसकी एक दिया जलाई, उस दिए को कैसे बुझा दिया। तो बिहार, नरेंद्र मोदी जी गया गया जी में आज उन्होंने कहा कि देखिए, हम घुसपैठियों को रोकना चाहते हैं, घुसपैठियों को भगाना। बिल्कुल घुसपैठियों को भगाइए। भारत के लोगों को ही भारत में रहने का हक है। लेकिन बिहार को क्या जरूरत है, इसको समझिए मोदी जी, इसको समझिए नीतीश जी, कि बिहार जिसे ज्ञान की धरती कहा जाता है, वह ज्ञान बिहार में बचेगा कैसे? आगे अजीत जी आपकी टिप्पणी। तिजोरी चोरों से भी बचाना है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, प्रधानमंत्री आए, अभी चुनाव का साल है और इस तरह की स्थिति बिहार में डबल इंजन की सरकार, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब से बहुत अरसे तक नहीं रही डबल इंजन की सरकार। जी। नीतीश कुमार 2005 में आए, उसके बाद उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो विरोध में थे। 2014 में वो छोड़ करके चले गए, बीजेपी से अलग हो गए। जब बीजेपी की सरकार आई 17 से 22 तक, 2017 से 22 तक का एक समय था, 5 साल डबल इंजन की सरकार थी। और अब ये पिछले साल जनवरी से एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि अभी ये चुनाव का साल है, डबल इंजन की सरकार है, बार बार विकास की बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम बिहार के मंत्रियों को भी सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये यूएसपी है कि वो जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उस परियोजना का उद्घाटन भी करते हैं। ये उनकी यूएसपी है, ये अच्छी बात है। लेकिन परियोजना क्या है? परियोजना सिर्फ ये है कि सड़कें बन रही हैं, कहीं 6 लेन की, इस बात का डंका पीटा जा रहा है कि एशिया की सबसे लंबी 6 लेन की इस तरह का पुल का उद्घाटन हुआ, सिमरिया ओटा जो पुल है उसका उद्घाटन हुआ, ये एशिया में नहीं है। तो बहुत सारी चीजें, पटना में जब वो गांधी सेतु बना था वो भी एशिया का सबसे बड़ा पुल था। बिल्कुल। लेकिन अब इस तरह से एक कनेक्टिविटी की सुविधा, जो प्रोजेक्ट जिनका आप कहते हैं कि उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं, वो बेसिक सुविधा देने वाली, मतलब सड़क, बिजली, पानी वाली योजनाएं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं कि आप सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें हैं। ये भी होना चाहिए, ये जरूरी है। अभी तो सबसे ज्यादा हैरानी की बात ज्ञानेश्वर जी ये है कि हम लोग अभी तक इसी में लगे हुए, इसी में पिछड़े हुए हैं, बेसिक बुनियादी चीजों में पिछड़े हुए हैं। तो उससे आगे ग्रोथ इंजन का स्पीड तेज करने के लिए या ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए तो कोई विजन ही नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है। तो वो उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और चुनावी साल है तो बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। देखिए, गुजरात का चुनावी साल आप 2022 का याद करिए, उसके पहले किस तरह की योजनाएं गई। महाराष्ट्र में जो योजनाएं लगनी थी, उन योजनाओं को ट्रांसफर किया गया, गुजरात ले जाया गया। आपने वेदांता फॉक्सकॉन की बात, आपने वेदांता की बात कही, वेदांता फॉक्सकॉन की जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है वो महाराष्ट्र में लगनी थी, जो गुजरात ले जाई गई। टाटा और एयरबस की फैक्ट्री गुजरात ले जाई गई। तब 1-1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की जो योजनाएं हैं, जो विदेशी कंपनियों के साथ अपने टाई अप करके यहाँ की कंपनियां चला रही हैं, वो सब गुजरात ले गया। तो बिहार में जब चुनाव है, सिंपल एक स्टेट का चुनाव है, तो ऐसी परियोजना क्यों नहीं आ रही है?
हम लोग इस बात का इंतजार ही कर रहे हैं कि चुनावी साल है, सीवरेज प्लांट का उद्घाटन होगा, कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होगा, पुल का उद्घाटन होगा, पुल का शिलान्यास होगा। इससे कैसे काम चलेगा बिहार का? हम्म। ये तो बेसिक, ये तो ऐसी एमिनिटीज है ना, ये तो बिजली सड़क पानी कोई विकास की चीज नहीं है कि आपने विकास कर दिया। अगर इसी को विकास का पैमाना बना रहे हैं तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। ऐसी फैक्ट्री लगनी चाहिए थी जो लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री हो। लेबर बिल्कुल। इंटेंसिव फैक्ट्री का मतलब है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। हमारे यहाँ के जो लोग, बिहार के जो लोग सूरत जाकर के या हैदराबाद, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जाकर के, लद्दाख में जाकर के उस -34 डिग्री टेम्परेचर में बिहार का आदमी काम कर रहा है, तो आप बिल्कुल। उसके लिए अवसर क्यों नहीं बिहार में बना रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये थी कि उसकी कोई बात नहीं। और ये बात हमको हैरानी इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी दूर की चीजें देखते हैं। एक तो मतलब खासतौर से राजनीतिक मामलों में, चुनावी मामलों में, हम ये नहीं कह रहे कि बड़ी दूरदृष्टि है कि विकास कर देंगे बिहार का, लेकिन राजनीतिक मामलों में वो ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जहां पार्टी बैकफुट पर होती है, अलायंस बैकफुट पर होता है। आज उनकी पार्टी भी और उनका अलायंस भी बैकफुट पर है प्रशांत किशोर की वजह से। प्रशांत किशोर ने विकास का नैरेटिव बना दिया है, पलायन रोकने का नैरेटिव बना दिया है। तो आमतौर पर नरेंद्र मोदी इन बातों को पकड़ लेते हैं। जैसे कांग्रेस ने जब गारंटी देनी शुरू की तो प्रधान नरेंद्र मोदी आगे बढ़ के उन्होंने गारंटी पकड़ ली और अपनी गारंटी देने लगे। ऐसे ही पहले फ्री बीज की योजनाओं का विरोध करते थे। उन्होंने कहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि इस तरह की जो चीजें बांटने की और मुफ्त की बांटने की योजनाएं, इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। लेकिन जब उनको लगा कि इसी से चुनाव जीता जाता है तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, सबसे ज्यादा फ्री बीज बांटने लगे आप। बिल्कुल। तो उसी तरह से आप ये क्यों नहीं पकड़ पाए इस बात को कि बिहार में आज इस बात का नैरेटिव बन गया है, बिहार में आज इस बात का मुद्दा बन गया है कि पलायन कैसे रुकेगा, शिक्षा कैसे हासिल होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे सुधरेगी, गरीबी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये मुद्दा बन गया है। वो कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं इस बात को? ये मुद्दा बन गया है ज्ञानेश्वर जी, आप भी फील कर रहे होंगे, हम भी फील कर रहे हैं कि बिहार में ये मुद्दा बन गया है। बिहार में लोग इस पर बात सुनना चाहते हैं कि कौन आदमी रोजगार देने वाली फैक्ट्री लगाएगा, कौन आदमी पलायन रोकेगा। लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये बड़ी हैरानी है कि प्रशांत किशोर ने एक नैरेटिव सेट किया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं राहुल गांधी को कि उस नैरेटिव पर हम लोग को बात करनी है, और प्रधानमंत्री आते हैं तो उस नैरेटिव के हिसाब से भाषण नहीं देते हैं। तो ये एक बड़ा एक सवाल है, बड़ा सवाल है ज्ञानेश्वर जी। जो छूट गया, ये असली बात है, जो छूट गई बात। देखिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए थी, ये बात छूट गई। अब आइए कि जिस बात पर चर्चा हुई है वो बात क्या वोट दिला देगी? आप उस बात से क्या चुनाव जीत जाएंगे बिहार में? प्रधानमंत्री का भाषण इस बात पर फोकस्ड था कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल करके मानेंगे, इस जमीन को घुसपैठियों से खाली करा देंगे, वो हमारा हक मार रहे हैं, हम वो ऐसा नहीं करने देंगे। ये एक मुख्य थीम थी भाषण की। उसके बाद दूसरी थीम जो हर बार की तरह रहती है, 2005 से वो थीम आजमाई जा रही है कि कुछ 2005 के पहले कुछ था जी, वही बात है। प्रधानमंत्री अलग भाषा में कह रहे थे, नीतीश कुमार दूसरी भाषा में कहते हैं ये कि 2005 के पहले शाम में लोग निकलने से डरते थे, शिक्षा का दिया नहीं जलता था गया जी में भी, ये सब बातें कही प्रधानमंत्री ने। अब घुसपैठियों को निकालने वाली बात जहां तक है ज्ञानेश्वर जी, प्रधानमंत्री ने इस पर बड़ा फोकस किया। हम इस पर फोकस इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहली बार ये बात लाल किले की प्राचीर से कही। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में उन्होंने लाल किले से कहा। ये बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव है और इसमें कोई प्रधानमंत्री ये बात नहीं कहता है लाल किले से। उन्होंने कही, आज तक वो भी नहीं कहते अपनी 11 भाषणों में। उन्होंने कहा कि एक डेमोग्राफिक मिशन बनेगा और वो डेमोग्राफिक मिशन जो है वो घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए काम करेगा। उनका मानना है कि एक साजिश के तहत भारत में घुसपैठ कराई जा रही है और देश का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो जनसंख्या संरचना है, वो जनसंख्या संरचना बदली जा रही है। ये प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा और इसको दूर करने के लिए एक डेमोग्राफिक मिशन बनाएंगे। उसी बात को उन्होंने दोहराया गया जी में कि हम घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। अब बताइए ज्ञानेश्वर जी, चुनाव आयोग यही बात कहा कि SIR कर रहा है। बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें कहा गया कि बहुत घुसपैठिए हो गए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली, उनको हम लोग निकालेंगे। और अभी तक इस ग्राउंड पर एक भी नाम कटने की सूचना नहीं है कि कोई बांग्लादेशी है, कोई रोहिंग्या है, कोई नेपाली है। इस ग्राउंड पर एक भी नाम नहीं काटा है अभी तक। और यह सवाल तो पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया था और उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि हमने कोई पहचान की है। हाँ, नहीं जवाब दिया। फिर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ही तो मीडिया में खबर आई थी। चुनाव आयोग ने खबर दी थी, ये खबर मतलब प्लांट की थी या लीक की थी कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए पकड़े गए। इसका मतलब कोई घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया है आपको। बिल्कुल। अगर चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में ज्ञानेश्वर जी अगर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख घुसपैठिए नहीं पकड़े जाते हैं तो प्रधानमंत्री ने आज जो कहा उस बात का क्या मतलब रह जाएगा? बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री के पास कोई दूसरा इनपुट है जो चुनाव आयोग के पास नहीं है?
हम्म। चुनाव आयोग के बीएलओ जब घर घर गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उन्होंने घर घर जाकर के व्यक्ति को चेक किया है, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, मतगणना प्रपत्र भरवाया है, और उसमें घुसपैठिया कोई नहीं मिलता। घुसपैठिया का मतलब कोई विदेशी नागरिक नहीं मिलता है। मान लीजिए हम घुसपैठिया नहीं कहें, तो आप नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और आपको कोई बिल्कुल। विदेशी नागरिक अगर नहीं मिला है, तो फिर प्रधानमंत्री किसको निकालने की बात कर रहे हैं? नहीं ना, आप यदि मिसाल पेश करना चाहते हो ट्रम्प की तरह मिसाल पेश कर दीजिए ना, मतलब दिखा तो दीजिए प्रतीकात्मक ही कि हमने इन 10,000 लोगों को, ये बांग्लादेशी थे, इंडिया में घुसे हुए थे, बिहार के देश के विभिन्न हिस्सों में, इन्हें हमने हथकड़ी पहनाई और जाकर बांग्लादेश की सीमा में छोड़ दिया। दिखा बिल्कुल कर दीजिए। दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। वही हथकड़ी जी बेड़ी उनको पहना करके और सेना के जहाज में बिठा करके उधर ले जाकर के उतारिए, या फिर जी ऐसी सीमा क्रॉस करा दीजिए, उनको धकेल दीजिए कि बिल्कुल। तुम जाओ, तुम दूसरी और सीमा में चले जाओ। ये होना भी चाहिए, हम इसके भाई समर्थक भी हैं। एकदम घुसपैठिए निकाले जाने चाहिए हैं। डेमोग्राफिक संरचना बदलने की अगर साजिश है, तो उस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और हम बिल्कुल लोग पहले दिन से इस ग्राउंड पर चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं कि एक भी विदेशी नागरिक को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर एक भी है तो आप बिल्कुल। उसको हटाइए। लेकिन हम्म। अभी तक 1 महीने में पहला चरण पूरा हुआ, अब दूसरे चरण के भी 22वां दिन है आज। तो हम्म। अभी तक तो चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि कोई घुसपैठिया मिला है या कोई विदेशी नागरिक मिला है। अब जी फाइनल लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को, तो पता चलेगा। 30 सितंबर को जब भी फाइनल लिस्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन उसके पहले तो नहीं पता चल रहा है। प्रधानमंत्री के पास अगर कोई इनपुट है तो वो शेयर करे, चुनाव आयोग को भी दे कि भाई ये लोग हैं, इतने लोग हैं, इनकी पहचान की जाए, इनको निकाला जाए। हम्म। इसका मतलब है कि आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप एक धारणा बनाना चाह रहे हैं। आप मुसलमान का एक खतरा दिखा रहे हैं। घुसपैठिया का मतलब बिहार में मुसलमान होता है, या बिल्कुल। देश में भी घुसपैठिया का मतलब मुसलमान होता है। आप उसका खतरा दिखा रहे हैं, और उस खतरे के आधार पर सामाजिक विभाजन को बढ़ा करके उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, यह गेम प्लान तो बुरी तरह से पिट गया था झारखंड में, तो फिर बिहार में बिल्कुल। कैसे सफल हो? इसी नहीं नहीं, झारखंड में हम लोग 2015 में बिहार में ही, 2015 में बिहार बिल्कुल में ही तो गया। बिल्कुल बिल्कुल जी 2015 में बिहार में पिट गया, जब जब जी अमित शाह ने भाषण में अपने कहा, घुसपैठियों की बात होती थी, और उन्होंने कहा कि अगर भाजपा हारेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। बिल्कुल लेकिन किसी ने बिल्कुल। इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों ने हम्म। वोट किया उनके खिलाफ, बीजेपी के। तब हम्म। बीजेपी अपनी ताकत से लड़ रही थी, जी और पूरे पूरे अलायंस को, अकेले बीजेपी को सिर्फ 54 सीटें आई, और समूचे उनके 5 पार्टी के अलायंस को 59 सीटें आई थी, 4 पार्टी के अलायंस हम्म। को। तो वो तो देख चुके हैं। और अभी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने के सबसे बड़े चैंपियन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। जी उनको उनको सह प्रभारी बनाया गया था झारखंड का, शिवराज सिंह चौहान के साथ। और हम्म। उन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया, यही बात कह रहे थे जो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कही, यही बात वो समूचे झारखंड में घूम करके कह रहे थे कि संथाल परगना का के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया, जनसंख्या संरचना बदल दी गई। मुसलमान हम्म। बांग्लादेश से आकर के जमाई बन गए हैं, यहाँ जमाई गांव बस गया है, जमाइयों के गांव बस गए हैं, वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रहे हैं। तो क्या हुआ? वहां तो चुनाव हार गए, आपका ये कार्ड नहीं चला वहां, जहां ये बिल्कुल सचमुच समस्या है। ज्ञानेश्वर जी, ये समस्या संथाल परगना की है। इसके बिल्कुल है। बावजूद आप चुनाव हार गए। जी क्यों हार गए? क्योंकि लोग जो है सिर्फ यही नहीं सुनना चाह रहे। आप ये कहिए, हम्म। घुसपैठियों को निकालने का अभियान भी चलाइए, जनसंख्या संरचना बदलने की साजिश का खुलासा भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ बिहार के लोगों की जो वास्तविक समस्या है उसको भी एड्रेस करिए। जो उनकी बिल्कुल चाहना है, जो उनकी आकांक्षा है, जो उनका एस्पिरेशन है, आप उसको भी एड्रेस करिए। हम लोग यही सलाह इंडिया ब्लॉक के लोगों को भी दे रहे थे कि भाई खाली एसआईआर से काम नहीं चलेगा। एसआईआर आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पॉलिटिकल एजेंडे पर आप रहिए, लेकिन वो खाली बिहार के लोगों का वो एजेंडा नहीं है। बिहार के बिल्कुल। लोगों का दूसरा एजेंडा है। बिहार के लोगों का एजेंडा विकास का है। अब विकास की भूख बिहार के लोगों में जग गई है, और इसका हम एक बड़ा क्रेडिट इसका हम प्रशांत किशोर को देते हैं कि उन्होंने 2 साल में ये जगा दिया। नहीं तो जाति के आगे बिहार में कोई राजनीति की बात नहीं करता था। आज कर रहा है आदमी विकास की बात, तो इस बात को इंडिया ब्लॉक के लोग भी समझे और प्रधानमंत्री भी समझे। बिल्कुल। आप एसआईआर करिए, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, वो भी करें, लेकिन बिहार की असली समस्या को एड्रेस करें। और नहीं नहीं, प्रधानमंत्री घुसपैठियों को पता नहीं निकालिए, लेकिन अजीत जी, देखिए साथ साथ सही पता नहीं सही विषय भी। अजीत जी, नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, इसलिए क्या हम कहें नहीं कहें, क्यों नहीं यह बहस का मुद्दा बन रहा है कि बिहार बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। जो हमने कहा कि जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो टैलेंट, जिस टैलेंट की पूजा देश भर में, बिहारियों के टैलेंट की पूजा देश भर में और दुनिया भर में होती है, वह टैलेंट बिहार को प्राप्त नहीं हो रहा है। और जो मजदूरी बिहार में की जा सकती है, वह मजदूरी दूसरों के लिए दूसरे प्रदेश में जाकर हमें करना पड़ रहा है। देखिए अजीत जी, बहुत ही मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार की सामाजिक स्थिति क्या है, और बिहार का जो मिडिल क्लास है, उनकी बेटियां क्या कहती है, या जो मिडिल क्लास के
जो पिता हैं अपनी बेटियों की शादी के लिए वर की तलाश करते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, मेरा दामाद बिहारी हो, लेकिन वह बिहार में रहता नहीं हो, वह बिहार में रहता नहीं हो। तो देखिए, बूढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है, और जिस तरीके से टैलेंट का पलायन हो रहा है, जिस तरीके से श्रम का पलायन हो रहा है, वैसे ही सामाजिक और पारिवारिक विवाद भी बिहार में बढ़ता जा रहा है। जो कमाने चला गया, जो अर्जित करने चला गया, उनकी संपत्ति पर यहाँ दूसरे लोगों की नजर लग जाती है, और जब वह आते हैं तो यहाँ नए प्रकार का विवाद। बिहार की इस पीड़ा को कब समझा जाएगा कि लोग बेटी की शादी बिहारी से करना चाहते हैं, लेकिन वह बिहार में नहीं रहता हो, यह क्लॉज लगा होता है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरियों के नाम पर शिक्षक की नौकरी है, सिपाही की नौकरी है, और सिपाही भी किस तरीके के भर्ती हो रहे हैं, यह हमने और आपने देखा है। यह हमने और आपने देखा है। बिहार में सिर्फ दो चीजों की कीमतें बढ़ती है, सरकारी बाबू की और जमीन की। इसके अलावा क्या तीसरा जोड़ सकते हैं? भ्रष्टाचार की कीमतें भी। आजकल चाय पानी से काम नहीं चलता है, आजकल बहुत कुछ बढ़ गया है। एग्जैक्टली ज्ञानेश्वर जी, इसमें एकदम ठीक बात कही आपने कि इसके लिए भी हम लोग कई बार जो उपायों पर जब हम लोग चर्चा करते थे कि जी। बिहार में जो ये स्थिति बदले, उसकी शुरुआत कहाँ से हो, वो भी बात आज प्रधानमंत्री के भाषण से मिसिंग रही, या हमेशा हमेशा मिसिंग रहती है, सब नेता के भाषण से मिसिंग रहती है। आपको सिर्फ दो चीजों से शुरुआत करनी है। पहली चीज तो शिक्षा की व्यवस्था सुधारनी है बिहार में। बिल्कुल। अगर पढ़ने के लिए टैलेंटेड बच्चे बिहार में रुक गए ज्ञानेश्वर जी, तो फिर समय का चक्र उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब सीधा होने लगेगा। जो बिल्कुल। आज जो पलायन है और जो समस्या है, जो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारे जो टैलेंटेड बच्चे बाहर जा रहे हैं, पहले हम भी जब दिल्ली आए तो एमए करके आए, ग्रेजुएशन करके आए, एमए करके आए, किसी और चीज के लिए आगे आए यहाँ। अब लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उसके लिए बच्चों को बाहर भेज रहे हैं लोग, बोर्डिंग स्कूल से भेज रहे हैं बच्चों को, 10 साल 12 साल के बच्चों को, और 12th के 10th के पहले ही बच्चों को बाहर निकाल दे रहे हैं। जिसको लग रहा है कि उसका बच्चा पढ़ सकता है, उसको बाहर निकाल दे रहे हैं। और वो जब बच्चा बाहर चला गया 10वीं पढ़ने, 12वीं पढ़ने, तो फिर उसके आने का तो कोई संभावना ही नहीं है ना। वो क्यों आएगा बिहार में? वो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, बिहार का काडर मिल गया तब तो आएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। उसके अलावा किसी दूसरी नौकरी के लिए नहीं आएगा वो, अगर वो 10th 12th के लिए बाहर चला जाता है। सबसे पहली जरूरत शिक्षा की व्यवस्था सुधार दें। आज ये भी प्रधानमंत्री कहते हैं, आपने कहा ना 10-12 फैक्ट्री, आप 10-12 फैक्ट्री, लेबर इंटेंसिव फैक्ट्री खोज लेते, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री खोज लेते, कम हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ एक फैक्ट्री गुजरात में लग रही है 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की, हमारे यहाँ 10-10 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट की 10 इंडस्ट्री लग जाए और हमारे यहाँ 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाए। आप उतने की ही 10 फैक्ट्री अनाउंस कर देते और आप 10 कॉलेजेज की यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेज की, स्कूल की घोषणा करके जाते हैं हमारे यहाँ कि हम स्कूल बनाएंगे, हम कॉलेजेस बनाएंगे और वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बनेगी हमारे यहाँ। देखिए, जो कहा गया, जब जिस दिन नीतीश कुमार हाथ जोड़ करके खड़े थे प्रधानमंत्री के सामने कि पटना विश्वविद्यालय को आप केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कीजिए, उसके बाद प्रधानमंत्री दिल्ली आए और उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। तो 5 अलग-अलग शहरों में आपने देश के अलग-अलग हिस्सों में एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाना शुरू किया। बिहार में क्यों नहीं आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बनाते हैं? बिहार में जब आपको लगता है, प्रधानमंत्री को भी लगता है कि बड़े मेधावी लोग हैं बिहार के, और तमाम जो आईटी आईएम जब जहां जाते हैं वह बिहार के लोग प्रधानमंत्री को मिलते हैं, ये खुद उन्होंने कहा हुआ है। तो वो लोग बिहार में ही पढ़े, ये व्यवस्था क्यों नहीं है बंदोबस्त कर रहे हैं? तो पहली चीज तो ये है कि शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाए, पढ़ाई के लिए पलायन रुक जाए, तो इसके 2 फायदे होंगे ज्ञानेश्वर जी। एक तो टैलेंटेड बच्चे बिहार में रह जाएंगे, दूसरा उनकी पढ़ाई पर जो हजारों लाखों करोड़ रुपया बिहार का बाहर जाता है, वो पैसा बिहार में रह जाएगा। तो ये एक पहला काम तो ये करिए कि आप एजुकेशन की व्यवस्था को, आप लोकल बिहार में बेहतर एजुकेशन की व्यवस्था करिए। और ये बात भी एजेंडे में इसलिए आया है क्योंकि प्रशांत किशोर इस बात का जिक्र कर रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा है कि आप छोटी इंडस्ट्री ऐसी लगानी शुरू करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, और जिसका रॉ मटेरियल बिहार में है। एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास कच्चा माल भी है, अनाज है। हम लोग देश में चावल का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार, दूध का उत्पादन करने वाला दूसरा या पहला सबसे बड़ा राज्य है बिहार। तमाम जो फसलें हैं हम लोग उत्पादित कर रहे हैं, हमारे पास उसका कच्चा माल है, और स्किल्ड लेबर भी है हमारे यहाँ, स्किल्ड लेबर भी है। आपने एक पोस्ट शेयर की थी, कितनी दर्दनाक पोस्ट थी कि पंजाब में लोग जो है अफीम खिला करके, पराठे में मिला करके अफीम खिला करके, और बिहार के लोगों को नरेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया ना कि असली कहानी है।
असली कहानी है ना कि जी ये हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग हमारे यहाँ लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि बिहार से ट्रेनें जाती हैं तो पंजाबी लोग, सरदार जी लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे रहते हैं पराठा और लस्सी लेकर के। वो हम्म पराठे और लस्सी खिला करके आपको वहां बंधक बनाए हुए हैं और आपसे गधे की तरह काम करा रहे हैं, फिर बीमार आप हो जा रहे हैं तो आप चले जाइए अपने गांव लौट के आ जा रहे हैं बीमार होकर के। तो बिल्कुल हम जब खेती करने के लिए पंजाब जा रहे हैं, खेती करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, खेती करने के लिए देश, खेती करने ही बिहार के लोग कैरिबियन गए थे दुनिया में और 6 देश बसा दिए जाकर के हमारे यहाँ के लोगों ने। हम्म ऐसे तो पुरुषार्थी लोग होते हैं, बिहार के लोग होते हैं, भोजपुरी भाषा के लोग होते हैं, और हम तो जिनको अजीत छह जी देश आज बसा दिए। और हम तो अजीत जी आज के कार्यक्रम में जीतन राम मांझी की तारीफ करना चाहेंगे। देखिए, उस मंच से जीतन राम मांझी ने जब भाषण किया तो उन्होंने चिराग पासवान को रामविलास पासवान के बेटे कहकर संबोधित किया और स्मरण कराया। देखिए, मुझे ठीक से याद नहीं है कि रामविलास पासवान ने 2 सेंटर्स खोले थे। एक बिहार में जो गया के इलाके में, ये गया जी के इलाके में ही है, और दूसरा दूसरे स्टेट में। तो दूसरे स्टेट वाला सेंटर काम कर रहा है और बिहार वाले सेंटर्स में कुछ नहीं हो रहा है। तो जीतन राम मांझी ने ये भी, हमने उस स्टेज से सुना कि देखिए कोई व्यक्ति तो कह रहा है, जीतन राम मांझी की अवस्था सबसे पुराने राजनेता हैं, 80 के करीब पहुंचने वाले हैं, वह प्रधानमंत्री के सामने चिराग पासवान से यह गुहार लगा। तो ऐसी मांगे जरूरी है, बिहार के नेता नहीं करेंगे तो बिहार का क्या होगा? बूढ़ों का प्रदेश, फिर से हम कहते हैं, कहने में बड़ी पीड़ा होती है कि बूढ़ों का प्रदेश। हाँ, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो आदमी कुछ भी कर सकता है वो छोड़ के चला जा रहा है, डेस्परेट है जी वो कि कहीं बिल्कुल। जाकर के कुछ भी करना है। तो हम्म पहला आप जैसे आईआईटी पटना है, भाई इसके साथ ही या इसके थोड़ा पहले खुला होगा आईआईटी गुवाहाटी भी टॉप 6 में का नहीं है, जो पहले शुरुआती 6 का नहीं है। लेकिन आज जी आईआईटी गुवाहाटी की रैंकिंग कैसे इतनी इंप्रूव हो गई, कैसे इतनी अच्छी हो गई और आईआईटी पटना की रैंकिंग क्यों नहीं सुधर रही है? बिल्कुल। तो ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आप बिल्ड करिए और जो बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं उनको रोकिए। पहला तो ये प्रयास हो कि उनको रोकिए, तो आपका पैसा भी रुकेगा जो बाहर जा रहा है और टैलेंट भी रुकेगा बिहार में, और वो टैलेंटेड बच्चे बिहार में रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। दूसरा, लेबर और जो स्किल्ड लेबर है और जो जो पेशेवर लोग हैं जो प्रोफेशनल डिग्री लेकर के बाहर जा रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करिए। उसके लिए फैक्ट्रीज लगाइए बिहार में, और फैक्ट्रीज भी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री हम नहीं करें। क्यों नहीं टेक्सटाइल पार्क लग रहा है बिहार में? हम जी कई बार अपने इस बातचीत में हमने कहा ना कि भाई 52 बीघा 52 एकड़ जमीन है मोकामा के पास जो सूता मिल था पहले, क्यों नहीं चालू करवा दे रहे हैं उस मिल को? बिल्कुल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार के है, जमीन हम्म है आपके पास, आप जी प्राइवेट प्लेयर ही ले आइए ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले आइए, वहां ले आकर के उसको शुरू कराइए। तो वो हम्म नहीं हो रहा है। ये एक बड़ी समस्या ये है कि विजन, दृष्टि की कमी है। फैक्ट्रियां जो पहले चल रही थी आप सिर्फ हम्म उनको पुनर्जीवित कर दीजिए, जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनको चला दीजिए। बटलर की फैक्ट्री हम लोग मुजफ्फरपुर में थी, बंद हो गई। हमारे जिले में 2-2 3-3 चीनी मिली थी, बंद हो गई। आप चालू करा दीजिए खाली उन मिलों को, तो कितना पलायन रुक जाएगा, कितना आपके यहाँ और रेवेन्यू चाहना, जनरेट। जिस चाहना शब्द की बात आप बार बार कहते हैं अजीत जी, देखिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, संपदा बाबू अब नहीं रहे, उनके भाई हैं बासुदेव बाबू। 100 करोड़ रुपया दिया ना, बिहार के लिए है मन में, बिहार के लिए है बिल्कुल। मन में। लेकिन आपको, उन्होंने जाकर सिक्किम में फैक्ट्री लगाई थी। किंग महेंद्र के भाई भोला शर्मा बिहार के सबसे बड़े दानवीर बने हुए हैं। सीएसआर का फंड करीब 100 करोड़ रुपया हुआ बिहार के विभिन्न जिलों में खर्च कर रहे हैं। तो चाहना है, आप प्रेरित कीजिए ना। जैसे आप चुनाव के समय महाराष्ट्र से गुजरात ले गए अनिल अग्रवाल को, और उसी अनिल अग्रवाल को अपने उस मिलर स्कूल का पुनरुद्धार कराने में जिसमें सफलता नहीं मिली, जिसमें वह पढ़े थे, तो आप तो बिहार में चाहना ही पैदा नहीं होने देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। यही है, बिल्कुल यही बात है। आप बिहार के नेता ही कोई ऐसी स्थिति नहीं बनने दे रहे हैं जिससे बिहार के लोगों की जो चाहना है, आम आदमी की जो जी, जो बिल्कुल। आकांक्षा एस्पायरेशन है वो पूरा करे, वो उसको एक्सप्रेस करे। वो मजबूरी में चला जा रहा है बाहर। तो हुँ, ये एक दो बातें जो प्रधानमंत्री पहले जो मिसिंग थी, जो नहीं कहा गया, जो कहा गया उसके उससे भी कोई बहुत हासिल नहीं होना है हमको जो लग रहा है। और अल्टीमेटली प्रधानमंत्री के भाषण से ज्ञानेश्वर जी लगा कि घूम फिर करके चुनाव तो फिर इसी पर जा रहा है कि 2005 के पहले क्या था। जी, भाई जब 2005 के पहले क्या था इस पर चुनाव लड़ेंगे, 2005 से 25 तक 20 साल में आपने किया क्या किया इस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुँ, आप अपना प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे, और नीतीश कुमार तो कहते थे कि हम काम कर दिए, मजदूरी मांगने आए हैं। प्रधानमंत्री भी कहते थे कि हम हिसाब देंगे, 5 साल के बाद आकर के हिसाब देंगे, फिर आपसे वोट मांगेंगे। तो अपने जी। 20 साल का हिसाब कीजिए कि इन 20 वर्षों में क्या किया है, और अगला 5 साल आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे। वही ऐसी बताएँगे, सड़कें बनाते रहेंगे। बिजली, सड़क, पानी। हाँ, वही
एग्जैक्टली वही, आप फिर यही हाँ सड़कें बनाते रहेंगे, यही कहते रहेंगे कि हर घर बिजली पहुंचा दिए और हर घर जी नल से हम पानी पहुंचा रहे हैं, यही कहते रहेंगे। हम्म और बिहार का लोग इसी आधार पर चुनाव में वोट दे, इसी पर दे, फिर तो फिर आप देख लीजिए ज्ञानेश्वर जी, ऐसा नहीं होगा कि बिहार के लोगों में आकांक्षा जग गई है और वो प्रशांत किशोर ने जगाई है। तो उसको एड्रेस करना होगा, प्रधानमंत्री को भी एड्रेस करना होगा, आगे जी के लिए, आगे की सभाओं के लिए ये ध्यान रखना होगा कि अब ये बहुत हो गई पीछे की बातें, बहुत हो गई ये घुसपैठियों की बातें। कितने वर्षों से इस पर चुनाव हो रहा है और एक हम्म घुसपैठिया नहीं मिल रहा है निकाले जाने के लिए। और ये बिजली सड़क पानी भी बहुत हो गया। आगे 5 साल आप क्या करेंगे, कैसे पलायन रोकेंगे, शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था बिहार में कैसे करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था बिहार में कैसे सुधरेगी, इन पर आपको फोकस करना होगा। ये बातें कहनी होंगी लोगों के बीच में। ये बात चूंकि बिल्कुल प्रशांत किशोर ने एक आकांक्षा जगाई है और हमको हमको भरोसा है, चूंकि प्रधानमंत्री की टीम पकड़ लेती है कि आगे क्या उम्मीद है, लोग क्या हम्म सुनना चाहते हैं, लोग क्या जानना चाहते हैं। अभी आप डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे बिहार के लोगों का अटेंशन। बिहार के लोगों का अटेंशन जाति धर्म घुसपैठिया बिजली सड़क पानी इनसे आगे बढ़ा हुआ है। अभी आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज बिहार का आदमी विकास की बात करना चाह रहा है, उम्मीदों की बात करना चाह रहा है, कुछ उपलब्धि की बात करना चाह रहा है, अपने बच्चों के भविष्य की बात करना चाह रहा है। चलिए तो देखिए बहुत हो गई पीछे की बातें, अब बातें करो आगे की। क्योंकि यदि आगे की बातें नहीं होगी तो बिहार में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल वोट ही होगा और सिर्फ जाति ही गिनी जाएगी। तो बिहार की बातें हम आगे भी करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।